अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाजरीन, आज अहम इश्यूज़ पे डिस्कशन हम करेंगे और बात की शुरुआत करते हैं। मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब कोरोना में मुब्तला हैं। तीसरी बार उन्हें कोरोना हो गया और ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ है। अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे और अल्लाह करे वो जल्द सेहतयाब होकर दोबारा से इस मुल्क की जो दौड़ उन्होंने संभाली हुई है उसमें शामिल हो जाएं। हम स्टार्ट करेंगे अपनी बात का डेली मेल के हवाले से। नाजरीन, डेली मेल का केस अगर आपको पता हो, जो चूँकि शहबाज शरीफ साहब से हमारी बात की शुरुआत हुई है तो हम शुरुआत भी उन्हीं के उस मामले से करेंगे। जो डेली मेल का मामला हम कुछ चंद दिनों से सुन रहे हैं, मीडिया ने कुछ ज़्यादा कवरेज इस बात को नहीं दी, लेकिन कल बोल न्यूज़ पर और कुछ और चैनल्स के ऊपर इस बात का तज़किरा हुआ। और अब मैं थोड़ा सा नाज़रीन आपको बताऊं कि ये केस है क्या था। बेसिकली 2005 के अंदर जब अर्थक्वेक हुआ तो 500 मिलियन पाउंड्स की एक वो रकम जो बाहर से आई और उसमें से 100 मिलियन पाउंड्स की रकम गालिबन खुर्द-बुर्द की गई और उस खुर्द-बुर्द के मामले पर नाम आया उस वक्त के मौजूदा चीफ़ मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब का और इनके दामाद अली इमरान का। जब ये सारा मैटर इस तरह से इग्नाइट हुआ और हर तरफ हुआ तो एक डेविड रोज़ नामी एक रिपोर्टर थे डेली मेल के, जिन्होंने इस स्टोरी को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नाइट किया। तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया और कहा कि मैं यूके के अंदर भी इनके ख़िलाफ़ केस करूंगा और इस केस को मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। जो बातें रूटीन की सियासतदानों की होती हैं आवाम को बताने के लिए और अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, वो तमाम बातें की गई कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। जिस तरह हमेशा कहा करते थे शहबाज शरीफ साहब के, जरदारी के साथ मिल गया तो मैं इसको चौक पे लटकाऊंगा, इसको भाटी गेट पे घसीटूंगा। और कहाँ घसीटा है आज मेरा ख्याल है वो साथ बैठे हैं और हम सब देख रहे हैं। लेकिन ऐसा ही हुआ इस केस के अंदर भी। और अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब जब तशरीफ़ ले गए मिस्र के दौरा शर्मुल शेख में, जब उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया और उसके बाद सीधा अपने भाई की तीमारदारी के लिए, उनके ज़ाहिर है उनके भाई बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। नवाज शरीफ साहब को काफ़ी अरसे से वो अलील हैं और वहीं पर लंदन में अपना इलाज करवा रहे हैं। गालिबन यही बताया जाता है कि इलाज करवा रहे हैं। वैसे तो हमें खुशो खुरम खाते पीते हशाश पशाश नज़र आते हैं वहाँ पर, लेकिन बताया जाता है कि काफ़ी बीमार हैं वो। और शहबाज शरीफ साहब भी जब वहाँ तशरीफ़ ले गए तो इनको भी कुछ बीमारी लाहक हो गई कुछ दिन के लिए। और उस बीमारी के पसे पर्दा कुछ बात ये भी थी कि अली इमरान साहब को 27,000 पाउंड और शहबाज शरीफ साहब को 30,000 पाउंड का जुर्माना हुआ। अब जुर्माना इसलिए हुआ कि इस केस को, जो केस यहाँ पे FIA जिसको बैक कर रही थी, ज़ाहिर है आपको पता है कि अभी रीसेंट अमेंडमेंट्स हुई नैब के कानून के अंदर। उस कानून की अमेंडमेंट्स के बाद जो ये बड़ी देर से पार्टीज चाह रही थी, तमाम लोग चाह रहे थे कि किसी भी तरह नैब के कानून में अमेंडमेंट्स की जाएं और हमें रिलीफ मिल जाए। वो जब बरसर इक़्तिदार आए, ये तमाम पार्टीज़ आई, इन्होंने उन अमेंडमेंट्स को किया, नैब को एक्चुअली डिसेबल किया और डिसेबल करने के बाद वो तमाम रेफरेंसेस नैब को और FIA को वापस लेने पड़े और उन्होंने कहा कि अब हम इस काबिल ही नहीं है कि हम इन केसेस को फॉलो कर सकें। इसी तमाम मामले पे बात करने के लिए आज हमारे साथ पैनल पर मौजूद होंगे एडवोकेट शेख मुनीब साहब और इशफाक अहमद साहब, एनालिस्ट हैं हमारे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने का। मैं अपनी बात का आगाज़ करूंगा एडवोकेट शेख मुनीब साहब से और इसी डेली मेल के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। कुछ उनका कानूनी नुक्ता भी जानने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, क्या इस केस के अंदर जिस तरह से अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अली इमरान साहब चाह रहे हैं इस मैटर को मज़ीद लिंगर ऑन करना, उनके शहबाज शरीफ साहब की जो ख्वाहिश थी वो यही थी कि इस मैटर को लिंगर ऑन किया जाए और यही कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो उसके बाद इनको जुर्माना आयद हुआ। इस पर मैं थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा। जी मुनीब भाई, आप बताइएगा सर, क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये किस लिए इनको 57,000 पाउंड का जुर्माना जो है वो शहबाज शरीफ साहब और उनके दामाद पर आयद हुआ? देखिए बिलाल साहब, बात ये है कि डेली मेल ने ये जब स्टोरी ब्रेक की कि अर्थक्वेक जो रिलीफ फंड है इसमें शहबाज शरीफ साहब ने खुर्द-बुर्द की है, तो इस मामले को जौन सा है कि जब शहबाज शरीफ को इस बात का पता चला, उन्होंने फ़ौरन, जैसे आप फरमा रहे थे कि बड़ी इमोशनल हो जाते हैं वो, तो उनका इमोशनल होना भी ठीक था। वो उसकी वजह ये थी कि ये एक्चुअली बात ये थी कि अपना उन्होंने कहा जी मैं तो इस केस के ख़िलाफ़ डेफामेशन के लिए मैं अपना उस कोर्ट में जाऊँगा, UK की कोर्ट में, और वो गए। तो बात ये है कि ये वहाँ जो डेली मेल है और शहबाज शरीफ के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें जो दोनों के लिए बाइंडिंग था।
अब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने डेली मेल से इस बात पे ये मुत्तफिक हो गए कि जी आप स्टे लेके इस केस को लिंगर ऑन करते जाएं। तो वो चूंकि अपने उस वादे को निभाते चले गए, लिंगर ऑन करते चले गए, 1.5 साल तक स्टे पे स्टे चलता चला गया। लेकिन चूंकि यहाँ हमारे पाकिस्तान में जो उसके पैरेलल यहाँ पे एक इंक्वायरी चल रही थी एफए के पास, बेसिकली वो उसको में एक्विटल चाह रहे थे अपना, कि वो एक्विटल में यहाँ से उनका हो जाए, इस तमाम डॉक्यूमेंट्स को वहाँ कोर्ट में सबमिट करवा के वहाँ से वो बरी हो जाएंगे। ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर जो उनसे हासिल करना था, जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पे, चूँकि वो हो गया। अब बात ये है कि ये जब यहाँ पे शहबाज शरीफ की एफआई से एक्विटल हुई, तो वो फ़ौरन अपना उस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने ब्रीच किया जो उनका डेली मेल के साथ था, और वो फौरी तौर पे जो उनसे अपना यकतरफा अदालत में चले गए। जब वो अदालत में गए तो उन्होंने वहाँ जाके अपना जवाब जमा कराने की कोशिश की। तो जब इस डेली मेल वालों को जिस चीज़ की खबर हुई कि भाई ये यकतरफा तौर पर चलेंगे, इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो उनसे उसको ब्रीच की है, तो उन्होंने फिर, क्योंकि वहाँ का देखिए आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेंगे तो आपको पेनल्टी पड़ जाएगी। अब वो कोर्ट में जब इस चीज़ को लेकर आए तो कोर्ट ने फिल वक्त उनको 30,000 पाउंड जो उनसा शहबाज शरीफ को जुर्माना कर दिया, और 27,000 पाउंड जो उनसा उनके दामाद इमरान अली साहब हैं उनको जुर्माना कर दिया। अपरेंटली बात ये है कि इनको कोई कन्विक्शन की मद में कोई जुर्माना नहीं हुआ, मतलब कोई फ्रॉड कोई साबित नहीं हुआ, अभी तो ट्रायल चलना है। अभी तो बात ये है कि जो इस केस को लेके जो कॉस्ट अभी तक डेली मेल ने पे की है, और दूसरी बात ये कि जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, इसको एक्यूमुलेटिवली उन्होंने कहा जी हमें 30,000 पाउंड और 27,000 अपना इमरान अली और 30,000 शहबाज शरीफ साहब जमा कर रहे हैं। ये एट द मोमेंट बात है। हम जो खुशी का इजहार कर रहे हैं पीटीए वाले, जी देखे जी इनको जुर्माना, इनको सजा हो गई, ये हो गई, अभी कोई ऐसी बात नहीं है, अभी तो ट्रायल चलना है। लेट्स सी, देखिए आगे क्या होता है इसमें। अभी क्योंकि हम फौरी तौर पर राय कायम कर लेते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है कि मतलब कोई कन्विक्शन साबित, यानी कि ये पीटीए वालों के लिए किसी किस्म की खुशखबरी नहीं है कि ये जुर्माना जो है बेसिकली नुकसानात की मद के अंदर डेली मेल की तरफ से हर जाने के तौर पर दायर किया गया, जो इन्होंने पे करना है, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी किस्म की कन्विक्शन साबित हुई हो। जो अभी का पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास आया वो यही है कि अभी केस तो चलना है, ये केस तो अभी तक वहाँ पे आप समझें कि इसका ट्रायल अर्ली फेजेस के अंदर है, इसमें कुछ भी अभी तक साबित नहीं हुआ, क्योंकि एफआईए जो यहाँ पे मौजूद थी और एफआईए के मुताबिक यहाँ से भी जाहिर है बहुत सी चीज़ें विड्रॉ की गई, किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं हुई, और केस अब किस रुख जाएगा ये तो इन फ्यूचर ही हमें पता चलेगा। साथ ही हम बात करेंगे कुछ IMF ने जो इस टाइम पे दोबारा से डू मोर का मुतालबा किया, और हमारी गवर्नमेंट से ज़ाहिर है IMF की हमेशा से रिक्वायरमेंट्स यही होती है, डिमांड यही होती है कि पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को हमेशा स्क्वीज़ अप किया जाए यहाँ पे, और टाइटन किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हैं, ताकि यहाँ से टैक्स जनरेट हो और पैसा जो है उनको मिलने की मद में जाए, जिसके अंदर वो लेवीज़ को हमेशा से कहते हैं कि लेवीज़ बढ़ाई जाएँ, यहाँ पे गैस, बिजली और तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो सब्सिडीज़ ख़त्म की जाएँ, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रिलीफ ख़त्म हो, और इस तरह की चीज़ें जो ज़ाहिर है एक आवाम के लिए तो अच्छी खबर नहीं होती, लेकिन IMF की हमेशा से यही रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया जाए। अभी रिसेंटली भी IMF ने इन्हीं चीज़ों पर ज़ोर दिया और इसी डू मोर का मुतालबा किया। और नाज़रीन, आम आदमी के मसाइल क्या हैं? अब बात यहाँ पर यह है कि आम आदमी किस तकलीफ़ के अंदर है। आम आदमी यहाँ पे हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, हालात किसी तरह भी बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। गरीब आदमी जो बेचारा एक दिहाड़ीदार तबके और गरीब लोग एक अपर मिडिल क्लास की बात भी करें तो आज मेरे मुताबिक तो आज के दौर के अंदर अमीर लोग भी परेशान हैं, जिनको हम कहते हैं कि वो साहिब इस्तात हैं और वो इस टाइम पे एक अपर लेवल के ऊपर हमारी सोसाइटी के अंदर आते हैं, आज वो लोग भी परेशान हैं। तो गरीब बेचारे का क्या हाल होगा? गरीब इस टाइम किस तरह से अपना सर्वाइवल कर रहा होगा? और गरीब इस दौर के अंदर ज़ाहिर है हुकूमत की तरफ से जो परेशानियाँ चल रही हैं, अब हुकूमत भी अपनी तरफ से कोशिश यही कर रही है कि हम किसी भी तरह आवाम को रिलीफ दे सकें। उस रिलीफ को देते देते आज पेट्रोल की प्राइसेस, डीजल की प्राइसेस और सब कुछ जिस तरफ चला गया, जिस तरफ सिचुएशन चली गई है, ज़ाहिर है मलबा हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत पर ही डालती है। कभी किसी ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि ये उनका फॉल्ट है या नहीं फॉल्ट। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जाऊँगा इशफाक साहब की तरफ। इशफाक साहब, आप प्लीज़ थोड़ा सा अपना पॉइंट बताइएगा कि ज़ाहिर है इस टाइम आवाम पिस रही है सर, और आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? हम किस तरफ जा रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मदऊ किया और मौका फराहम किया कि मैं आवाम के बारे में बात कर सकूं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा
कि आज तक हमें 75 सालों में अवाम बनने ही नहीं दिया गया, हमें कौम बनाया ही नहीं गया। बिल्कुल ठीक है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसे है कि किसी भी रियासत के 3 तबके होते हैं। एक हुक्मरान तबका होता है, दूसरा जो है वो अदारे होते हैं, और तीसरा अवाम होता है। और सबसे जिनमें जो पावरफुल तबका होता है, जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनमें अवाम होती है, रियाया होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो हुक्मरान हैं वो और जो हमारे अदारे हैं, ये अदारे पोलिटिसाइज हुए और हुक्मरान आपस में, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर तनकीद बर तनकीद, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे की खींचातानी और पावर में आने की कोशिश में लगे रहे। आज तक अवाम के बारे में मैंने जब से पाकिस्तान बना है या जब से मैंने होश संभाला है, मैंने नहीं देखा कि अवाम के मसाइल के ऊपर भी कोई सीरियस बात हुई हो, अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई सीरियस बात हुई हो। अगर हम सिंपल पिछले 5, 6, 7 महीने का टेन्योर ले लें तो इसके अंदर भी आप देख लें कि सिवाय एक दूसरे के ऊपर जो हुक्मरान तबका है, तनकीद बर तनकीद, सच को सच नहीं कहना, झूठ को झूठ नहीं कहना, अगर किसी ने सच भी बोल दिया है तो उसके अंदर से भी कोई ना कोई नेगेटिव पहलू ज़रूर निकाल लेना है। और अवाम पिस रही है। अब तो छोड़ दें कि कोई बड़ा तबका है, एलीट क्लास है या मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, अब तो सब बराबर हो गए हैं। इवन अच्छे से अच्छा बिजनेसमैन भी इस वक्त रो रहा है और वो यही कह रहा है कि उसका भी कारोबार बंद हो रहा है। जब कारोबार बंद हो रहा है तो उससे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो हो रहा है वो गरीब तबका हो रहा है। और गरीब में से भी मैं कैटेगराइज बड़ा स्पेसिफिक करूँगा मिडिल क्लास को, जो तनख्वाहदार तबका है, बिल्कुल वो सबसे ज़्यादा पिस रहा है कि जो चीज़ें हैं, जो प्राइस हाइक्स है वो 3 गुना 4 गुना बढ़ गई हैं और उसकी सैलरी, उसकी जो इनकम है वो उतना ही है। बिल्कुल। तो वो इवन अपने बिल दे, बच्चों की फीसें दे या किधर जाए। तो ये तो है हमारे सारे मसाइल। अब मैं आता हूँ कि पब्लिक जो हम अवाम है, इसकी ग्रूमिंग की ज़रूरत है। मैं देखता हूँ कि हुक्मरान तबका 10-15 हज़ार लोग हैं जो कि हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं या उनके ख़ानदान हैं। अगर दूसरे साइड पे अदारों के ऊपर आए तो 40-50 लाख अदारों में, पूरे पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं उनमें 40-50 लाख से ज़्यादा लोग नहीं हैं। इन दोनों को अगर हम साइड पे भी रख दें तो पीछे 21-22 करोड़ अवाम है। और अवाम का असल ताकत अवाम है। और अवाम में आल्दो के अभी काफ़ी अवेयरनेस मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है और अवाम को अपने हकूक़ के बारे में पता चलना शुरू हो गया है। और बाकी ये है कि जो हमारे ऊपर हुक्मरान तबका या जो अदारे बैठे हुए हैं, उनके भी जो वीक एरियाज़ हैं और जिस तरह उन्होंने हमें अंधेरे में रखा, वो भी चीज़ें अभी खुल के सामने आने लग गई हैं। तो अभी जो मेरा विजन ये है और मेरा मोटो भी यही है, मैंने आज से 2 साल पहले एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, मैं अवाम हूँ। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर मैंने अकेले ने स्टार्ट की थी और अभी मेरे साथ लोग मिलते जा रहे हैं और ये एक काफ़िला बनता जा रहा है जिसमें मैं अवाम की आवाज़ को लेके आगे बढ़ रहा हूँ कि अवाम को सबसे पहले हमने अपनी अवाम को ग्रूम करना है, अपनी अवाम को उनके बेसिक राइट्स बताने हैं कि हमारे हकूक़ क्या हैं। मेरा क्या कसूर है कि मेरे बच्चे जब सुबह स्कूल जाते हैं तो वो एक गंदी गली में से गुज़र के, उनके कपड़े ख़राब हो रहे होते हैं, सीवरेज ब्लॉक होता है, उसमें से गुज़र रहे होते हैं, आगे जाते हैं तो टूटी हुई सड़क में से होते हुए एक जब गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में या हाई स्कूल में मेरा बच्चा पहुंचता है या कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं तो वो उस वक्त तक ज़हनी तौर पे, फिज़िकली और ज़हनी तौर पर उस दबाव का शिकार होता है कि वो उधर जाके क्या तालीम हासिल करेगा। इसी तरह जब वो घर में वापस आएगा तो यही वजह है कि जब एक साफ़ सुथरी एनवायरनमेंट नहीं है, ये लोग जो एलीट क्लास है, जो हुक्मरान तबका या बड़े लोग हैं अदारों के, वो तो बाहर जाके उनके बच्चे तो बाहर बैठे हुए हैं। इधर तो हम अवाम के बच्चे हैं, हम लोग हैं जो इधर ये सारे मामलात, जो जितनी तकालीफ है हम लोग उठा रहे हैं। तो हमने कोई अवाम ने अभी अपने हकूक़ को समझना है और ये बावर कराना है हुक्मरान तबके को और अदारों को कि हम अब बहुत हो गया हमारे साथ, आप लोगों ने खेल खेल लिए, अब आए और आके हमारे मसाइल हल करें। हम लोगों का भी हक है, हम भी टैक्स पे रहे हैं, हम टैक्स देते हैं, हर चीज़ के ऊपर टैक्स दे रहे हैं।
जितना भी पेट्रोल देख लें, हर चीज़, माचिस की डब्बी से लेके हर चीज़ के ऊपर हम लोग टैक्स दे रहे हैं और हमारे टैक्स के ऊपर ये हुकूमत करते हैं और अदारों की तनख्वाहें जाती हैं, तो हमें क्यों नहीं सहूलतें दी जाती हैं? हम क्यों नहीं, जिस तरह कनाडा इंग्लैंड में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम लोग ऐसी ज़िंदगी क्यों नहीं गुजार सकते? तो इसके ऊपर हमें अपनी कौम को ग्रूम करना पड़ेगा, उनको और मज़ीद अवेयरनेस देनी पड़ेगी। और उनमें से जो सबसे बिलाल साहब जो छोटा सा मेरा पॉइंट है लास्ट, उसमें ये है कि हमें अपने बच्चों को फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है इशफाक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम अपनी बात का दोबारा से आगाज़ करेंगे। अवाम की फ़लाह की बात हो रही थी, अवाम की बेहतरी की बात हो रही थी। ज़ाहिर है हम सब की ख्वाहिश ये है किसी भी तरह इस मुल्क में इस तरह से बेहतरी आ जाए कि अवाम का भला हो सके, और इसी की कोशिश में मेरा ख्याल है तमाम हुकूमतें और गुज़िश्ता हुकूमतें और सब लोग कोशिशें इसी पे करते रहते हैं। वो कोशिशें पूरी होती हैं या नहीं होती, लेकिन उनकी कोशिश यही होती है कि किसी भी तरह आवाम को रिलीफ दिया जाए, ऐसे काम किए जाए जिससे आवाम खुश हो और आवाम का ही भला हो सके। नाज़रीन, अब हम अगर बात करें कि अरशद शरीफ कत्ल केस के अंदर फैसल वावडा साहब को और जो है मुराद सईद साहब को, इन दो को ये एक बड़ी पेशरफ्त है कि फैसल वावडा और मुराद सईद, अब ज़ाहिर है फैसल वावडा साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी स्टेटमेंट्स अपनी दी ऑन एयर आके, और अरशद शरीफ कत्ल केस के ऊपर उनके काफ़ी बयानात थे, जिन बयानात को देखते हुए अब जो है उनको बुला लिया गया है और इस केस की तहकीकात में फैसल वावडा और मुराद सईद साहब को इन्वॉल्व कर लिया गया है। इस पर मैं थोड़ा सा जानने की कोशिश करूँगा हमारा लीगल पॉइंट, और मैं चाहूँगा अगर शेख मुनीब साहब थोड़ा सा मुझे बताएं कि सर ज़ाहिर है लोगों को इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्वॉल्व किया गया और बुलाया गया अभी इस केस के अंदर। अरशद शरीफ कत्ल केस आज के दौर का एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस इस टाइम पे केस है जो चल रहा है, और इसमें लोगों को बुलाना और उनके ऊपर बात करना, ज़ाहिर है यहाँ पे नाम तो बहुत से लिए गए, सलमान इकबाल साहब का नाम लिया गया और गालिबन इमरान खान साहब को भी शुरू में कहा गया कि शायद ये भी इन्वॉल्व है अंदर। तो जिस शख्स को बुलाया जाता है सर, ज़ाहिरी बात है उससे इन्वेस्टिगेशन तो होनी है, और अब आप इस केस में क्या देखते हैं सर कि ये कहाँ पे जा रहा है, या ये हमेशा रूटीन की तरह जिस तरह से पुराने केसेस यहाँ पे जो भी हुए असैसिनेशन के, उनका जो हाल निकला, क्या ये भी उसी तरह ख़त्म हो जाएगा हमारे इस कानून के अंदर, या इसका कुछ ना कुछ तो वे आउट निकलेगा सर? थोड़ा सा पॉइंट बताइएगा प्लीज़। देखिए, सबसे पहले बात ये है कि फैसल वाडा जोन से हैं वो तरीके इंसाफ के बड़े बानी रुकनों में से एक रुकन हैं थे। जब उन्होंने, अब तो ज़ाहिर है नोटिफिकेशन आ गया, जी मैं उसी चीज़ की तरफ, उन्होंने जब ये स्टोरी ब्रेक की, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि मैं अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, मैं ये तमाम चीज़ें एक्सपोज करूँगा टाइम के साथ। हालांकि अपरेंटली आप देखें तो वो एक पॉजिटिव बात कर रहे थे ना कि भाई अरशद शरीफ के साथ जो ज्यादती हुई, जो उसका मर्डर हुआ, वो एक्सपोज करना चाह रहे थे। तो बात ये है कि इसको एनकरेज करना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि तरीके इंसाफ ने उनको जनाब नोटिस दिया और अगले 1-2 दिनों में पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो ये तो हमारी पॉलिटिक्स हो रही है, ऐसे बंदे को तो इनकरेज करना चाहिए। लेकिन अब बात ये है कि हम इंसाफ हासिल करने नहीं चाहते। अब कौन से पद से पर्दा चेहरे हैं जो मतलब हमारे इंसाफ के निज़ाम को चलने नहीं देते। अरशद शरीफ का देखें, आप ये देखें, आप ये एक और चीज़ देखें कि अभी ये पिछले दिनों की बात है, ये कोई महज ज़्यादा नहीं, 2-3 दिनों की बात है। अब उनकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आना थी, तो ऑन द फ्रंट में कामना निशाई साहब के प्रोग्राम में कुछ पिक्चर्स जो सी हैं वो उसको बिल्कुल ऑनर किया गया। और आप मुझे बताएं कि कौन कौन से, जो आप एयर वाई देख लें आप, सबसे पहले तो वो अपना चैनल था जो आगे बढ़ के निजी चैनल के जी फ़लाँ एंकर ने देखें अखलाकियात से हट के ये मामला किया है, वो किया, फ़लाँ किया है। तो मतलब एनकरेज नहीं किया बल्कि उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे इस चीज़ को। ठीक है। तो बात ये कि हमारे यहाँ जितनी लोकल बॉडीज़ हैं, चाहे अरशद शरीफ के जो उनके हमायती भी हैं, वो भी मतलब उनको चाहिए था कि कामना शायद का साथ दें इस मामले में, फैसल वाडा का साथ दें।
लेकिन हम चूँका मिन हैसुल कौम जो उनसे मैं जो समझता हूँ कि मतलब हम लोग जो उनसे ना बिल्कुल ही ज़मीर हमारे मर चुके हैं, हमें इनको उजागर करने की ज़रूरत है। हमारे पाकिस्तान में मुसावात का निज़ाम आप देख लें क्या है, बड़ा बंदा जो उनसे है वो जनाब वो लाखों अरबों खरबों रुपए की करप्शन कर ले तो वो हाथ साफ करके भाई निकल जाता है नीट एंड क्लीन। और एक छोटा सा जो उनसा जो करप्शन में इन्वॉल्व होता है हमारा एक गरीब तबका जो जिसने अपने घर बार को चलाना होता है, बच्चों को पालना होता है, क्यों यहाँ पे हमारी प्रॉस्पेरिटी नहीं है। अगर वो बेचारा कुछ कर भी जाता है उसको अच्छा ना करदा गुनाहों की भी सज़ा मिल जाती है यहाँ पे, वो सालों साल अपना बिहाइंड द बार जो है वो ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाता है। तो बात ये है कि हमें तो यहाँ पे मुसावात का निज़ाम को सही करने की ज़रूरत है, अदालती निज़ाम को सही करने की ज़रूरत है। बाकी रही अपना फैसल वाडा और अरशद शरीफ का जो मामले में जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है या मुराद सईद, इन सब लोगों को आना चाहिए, अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करनी चाहिए और सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए, बिकॉज वी वांट जस्टिस। और उनका मर्डर कैसे हुआ ये हमें पता चलना चाहिए, आवाम को पता चलना चाहिए। एक अच्छा नाम था अरशद शरीफ, बेबाक सहाफ़ी थे, नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सर। और ऑब्वियसली हम सब सहाफ़ी बरादरी जानती है कि अरशद शरीफ ही वाज सच अ ग्रेट मैन, और वो इंतहाई हम्बल शख्सियत और हर किसी के हर दिल अजीज़, यानी कि कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उनसे कोई किसी किस्म की कदूरत रखता हो या उनको अरशद शरीफ साहब अच्छे ना लगते हों। हर इंसान को वो अच्छे लगते थे क्योंकि वो शख्स ही बहुत अच्छा था। अल्लाह ताला ज़ाहिर है शहीद है, शहीदों का बड़ा रुतबा होता है, लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए यहाँ पे। एटलीस्ट वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स, अब जिस तरह से FIA ने आज FIA की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने बुलाया है फैसल वाडा और मुराद सईद को, और इसलिए बुलाया है कि मुराद सईद और फैसल वाडा ने ये स्टेटमेंट्स दी थी कि हम जानते हैं इस केस के अंदर कि क्या हुआ, और मतलब इसलिए उनको वहाँ पे बुलाया गया कि उन्होंने दावा भी किया था और कहा था कि जी हमें पता है कि अरशद शरीफ साहब को जो ख़तरात लाहक थे हम इससे आगाह थे। ज़ाहिर है ये एक स्टेटमेंट जो है ऐसी स्टेटमेंट है, आप माहिर कानून है मुनीब साहब, आप समझ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट देने के बाद तो ज़ाहिर है जब उन्हें बुलाया जाना चाहिए था और तहकीकात तो होनी चाहिए। और जिस शख्स ने भी ये कहा था, जिस तरह अब इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट थी आप ये देखेंगे, उन्होंने ये कहा कि मैंने मशवरा दिया अरशद शरीफ को बाहर जाने का। अब ज़ाहिर है कोई शख्स अगर किसी को मशवरा देता है और अगर तो क्या मशवरे वाले को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए? देखिए बात ये डेफिनेटली अब ये प्रोवोकिंग एलिमेंट है ना उसको मुल्क से बाहर भेजने के लिए जी, तो अब पता नहीं उसमें इमरान खान का पीछे क्या नीयत थी। हम नहीं कह सकते कि भाई ये कि उन्होंने मरवाने के लिए भेजा है, वो वहाँ पे जाके कोई सर्कमस्टांसिस बन गए होंगे ऐसे, मतलब क्योंकि वो एक बेबाक सहाफ़ी थे। लेकिन बहरहाल अगर कोई चीज़ सब्सिक्वेंटली साबित होती है कि जी इमरान खान साहब इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो सेक्शन 109 के तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अभी एट द मोमेंट हम ये बात जो सा ये नहीं कह सकते कि भाई इमरान खान साहब जो से वो डायरेक्टली इसमें एक्यूज्ड हैं। अभी तो देखें एविडेंस रिकॉर्ड होंगी, अभी देखेंगे क्या बनता है। ये सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान गए जुडिशल कमीशन के हवाले से, अभी वहाँ फैक्ट्स फाइंडिंग का एक मरहला है उसको भी अबूर करना है, तो वो अभी देखें लेट्स सी क्या होता है वहाँ पे। अभी उसको चलेगा, उसके बाद ही देखेंगे कि तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो केस है इमरान खान साहब का, उस पर आज इमरान खान साहब को नोटिस जारी हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में इमरान खान और दीगर PTI रहनुमाओं को भी नोटिस जारी किए हैं। और इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। और इस केस के अंदर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील हो चुका है। और तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में इदारे ने दरख्वास्त पर समाअत की, जिसके दौरान अदालत ने ये कहा, मैं थोड़ा सा समराइज़ करूँगा कि अदालत ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा केसेस की किसी एक ज़ेर इल्तवा केसेस किसी एक हाई कोर्ट में मुंतकिल करने की दरख्वास्त की है इलेक्शन, क्योंकि ज़ाहिर है ये आई गेस मल्टीपल कोर्ट्स में था। उसको इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि बल्दियाती और आम इंतखाबात की तैयारी करें या केसेस लड़ें। ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ इलेक्शंस का भी इस टाइम पे इशू चल रहा है वहाँ पे। और इस पर सर थोड़ा सा मुझे आप बताइएगा कि ज़ाहिर है अब जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस बना है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं मुनीब साहब की? ज़ाहिर है इनके खिलाफ ये बनना चाहिए। अब अगर उन्होंने इस केस को थोड़ा सा प्रोसीड करने की कोशिश की है तो आप इसमें इसका क्या देखते हैं सर, रिज़ल्ट क्या निकलेगा? अब उसमें अगर 3 रुकनी बेंच बन गया, ज़ाहिर है इट इज़ अ बिग मैटर नाउ कि आपके मेन जस्टिस इन्वॉल्व हो गए हैं। सो व्हाट इज़ द कम आउट सर? देखें जी, अदालत
अदालत आला अदालत का अपनी यहाँ एहतराम अपनी जगह में, क्योंकि मामला सब जुडिस है, मैं इसके ऊपर कोई अपना कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन बात ये है कि हम यही कह सकते हैं कि अभी तक देखें ना, वो इस्लामाबाद की कोर्ट में उन्होंने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उसका चला था सूट वहाँ पे, उसमें अदालत ने हाथ जोड़ के उनको कहा जी भी प्लीज़ आप अपना माफ़ी जो उनसे मांग लें आप। तो वो आपको पता तारीख किस तरह देते गए, किस तरह मामले को लिंगर ऑन करते गए। तो बहरहाल उसमें भी उनको मतलब जो मैंने समझा था कि जो उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन से जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो माफ़ी मांगने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको माफ़ी दे दी गई। अब ये 3 रुकनी बेंच बन गया है, ये भी ऐसा ही होगा जो इस्लामाबाद में हुआ है, इसके ऊपर हमें कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको मैं प्रेडिक्शन दे देता हूँ कि भाई तौहीन अदालत का केस जो है वो इमरान खान के हक़ में ही आएगा। अच्छा, हक में ही आएगा। चलें, ये एक प्रेडिक्शन है, ज़ाहिर है माहिर कानून है और हर किसी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। रिजल्ट प्रेसिडेंट के हवाले से बात करो जो रिसेंट में इस्लामाबाद में हुआ है। जी बिल्कुल, ये मतलब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब, जी बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे जज साहब बिल्कुल ठीक हो गया। सर अब थोड़ी सी हम बात करें कि इमरान खान साहब यू टर्न्स के लिए फेमस हो गए। ज़ाहिर है तमाम उनके सियासी मुखालिफिन ने हमेशा से कहा कि इमरान खान साहब यू टर्न लेते हैं, और आज के जो हॉट टॉपिक है वो ये है कि खान साहब ने कुछ बातों पे दोबारा से यू टर्न लिया। उन्होंने अमेरिका के मामले पर, साइफ़र के मामले पर दोबारा से कुछ थोड़ा सा स्टेप डाउन किया उस पोजीशन से अपनी जहाँ पे वो खड़े थे। उन्होंने ये कहा कि अब अमेरिका का हमारे साथ कोई ऐसा इशू नहीं है, अब इशू हमारे इंटरनली इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमें अब गौर करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है इस टाइम एक मुल्क के अंदर एक अहम तयनाती के बारे में हर तरफ गैर ज़रूरी सियासत की जा रही है। यही कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी, और उसी के ऊपर हर तरफ बात की जा रही है, जिसका ज़िक्र मेरा ख्याल है कि मैंने जिस तरह आपको कल के शो में भी बताया था कि सदर साहब ने भी बताया, और हर शख्स यही कह रहा है कि अब इस तयनाती पर नज़र है। अब सदर साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी नाजरीन के हमारे मुल्क में इदारे मजबूत होने चाहिए। मैं अब इदारों की मजबूती ज़ाहिर है क्योंकि इदारे मजबूत होंगे, आपका सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो हर शख्स को इंसाफ भी मिलेगा और हर शख्स के लिए हर तरह का बेहतरी भी आएगी। हमारे ओनली वे आउट, द ओनली सोल्यूशन वी हैव कि हमें अपने इदारे मजबूत करने चाहिए। अगर इदारे, जिस नेशन के इदारे मजबूत नहीं होते वो नेशंस डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और जिस तरह से हमें इशफाक साहब ने बताया कि हम लोग एज ए नेशन बहुत कमज़ोर लोग होते जा रहे हैं, एज ए नेशन बड़े कमज़ोर होते जा रहे हैं, शायद नेशन का लफ्ज़ ही हम लोगों में नहीं बाकी रह रहा, और क्या सिचुएशन चल रही है इस पर मैं इशफाक साहब का पॉइंट जानूंगा। इशफाक साहब, अब हमें करना क्या चाहिए सर? क्या वे आउट किया है, क्या किया जाए? झूठ तो बोलते हैं, हम सब बोलते हैं, तमाम सियासतदान बोलते हैं, और हम आए रोज़ टीवी पे देखते हैं, इनकी स्टेटमेंट्स देखते हैं। इस मीडिया के दौर में, इस कैमरे के होते हुए, सब कुछ होते हुए यहाँ पर ऐसे बातें की जाती है और उन पर इतने आराम से दोबारा से जो है वो उसकी नफ़ी कर दी जाती है खुद ही। जो कहा होता है कि अब जैसे इमरान खान साहब के यूटर्न की बात करें तो आज के यूटर्न्स उनके ये हैं कि वो अपने उस स्टैंड से थोड़े से स्टेप डाउन हो गए हैं कि जी अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट इतनी अब नहीं है, साइफर वाले मामले को थोड़ा सा वो कोशिश कर रहे हैं दबाने की। सर इस पर अपना पॉइंट दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच सर। सर सबसे पहले तो मैं आशीष शरीफ साहब के ऊपर एक दो जी प्लीज़ सेंटेंस बोलना चाहूँगा। वो हमारे हीरो थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल, वो शहीद हैं और शहीद कभी मरता नहीं है। बिल्कुल सर, उसमें मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि शेख साहब ने बड़ा अच्छा उसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सर अगर आप देख लें कोई भी वकूआ होता है, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा वारदातें हैं, तो जो हमेशा जो केस स्टार्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, वो जाए वकूआ से स्टार्ट होती है और फिर उसको आप एक्सपेंड करते हुए जो भी उसमें मुलव्वस लोग होते हैं उन तक आप पहुँचते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये होता है कि हम एक केस को उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने से पहले ही इतना कॉम्प्लिकेट और पेचीदा कर देते हैं कि ना उसका सर मिलता है, ना पैर मिलता है, और ना वो सही टाइम पे कंक्लूड हो सकता है। हालांकि ये बड़ा सिंपल सा केस है, इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हमारी जिस तरह टीम उधर कीनिया में गई, उधर से उन्होंने एविडेंसेस इकट्ठे किए, उधर ही काफ़ी सारी वो इख्तलाफात आ गए कि उन्होंने एक्चुअल बंदों से नहीं, शूटर से नहीं मिलने दिया। उसके बाद अभी हमारी टीम दुबई में है, उधर से इन्वेस्टिगेट कर रही है। जब वो वापस आ जाएंगे तो ठीक है, ये जिन जिन लोगों ने स्टेटमेंट्स दी हैं कि उनको इसके बारे में पता था, वो चाहे किसी भी पार्टी से हैं, किसी हल्के से भी उनका ताल्लुक है, उनको बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन के अंदर आना चाहिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू और स्टेटमेंट्स या उनके पास एविडेंसेस है तो वो देनी चाहिए।
सर अब लेकिन सर आ जाए सर, जी 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 अब सर आ जाए आपका सेकंड पॉइंट जो आपने इमरान खान साहब के यू टर्न के बारे में बोला। जी, जी। सर मैं बड़ा क्लोजली इमरान खान साहब को फॉलो करता हूं और वैसे पर्सनली मैं उनका फ़ैन भी हूं बचपन से, जब से मैंने उनको देख के क्रिकेट खेलना शुरू की। और जी सर, और आपने उन्हें देख के क्रिकेट खेलना शुरू उनको मैंने देख के सर 85-86 में मैंने क्रिकेट खेलना शुरू की और मैं क्लब लेवल तक क्रिकेट खेला। और अगर मैं आर्मी में ना जाता तो शायद मैं आज क्रिकेटर होता पाकिस्तान टीम में। अच्छा, very जी good, सर। sir. Another inspiration of इमरान ये खान। मेरे उनके साथ ये सर हर इंसान की लाइकिंग जी, जी, डिसलाइकिंग definitely, होती है, लेकिन मैं उनके जो यू टर्न वाली बात है इसके ऊपर थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। उसमें ये है कि उन्होंने उनका अगर आप पिछले 26 साल के सारे स्टेटमेंट्स देख लें तो उन्होंने कभी भी किसी के साथ दुश्मनी वाली कभी बात नहीं की। ये जो एक उन्होंने पॉइंट दिया था साजिश वाला कि साजिश उधर से हुई है, वो एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और वो साइफर उधर से आया जो कि एक फैक्ट है और उसके अंदर उसको कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता। तो जो उन्होंने कल स्टेटमेंट दी कि वो उन्होंने ये नहीं कहा कि जी हम उसके ऊपर कोई बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा स्टांस दिया। उन्होंने ये कहा कि जी हम हर एक मुल्क से अपने अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। उन्होंने तो इवन कहा कि जी अगर हमारा भारत के साथ कश्मीर का मसला भारत हल करने में कर देता है तो हम भारत के साथ भी दोस्ती करेंगे। बिल्कुल, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती सर। ठीक है। तो खैर वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और बिल्कुल मेरे हिसाब से वो दुरुस्त है। अब आ जाए सर अवाम के ऊपर जो जी प्लीज जी प्लीज जी प्लीज। देखिए बात ये कि उन्होंने बेशक यू टर्न नहीं लिया इस इशू के ऊपर, ये अमेरिका के सैफर के हवाले से, लेकिन वो एक जो उन्होंने किया है, जो जिस बयानी को लेकर वो आगे चले थे कि एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका के आगे। रशिया का उन्होंने विजिट किया, दौरा किया, जी ठीक है, जी पाकिस्तान को जरूरत थी, अमेरिका कौन होता है हमें डिक्टेट करने वाला। रशिया का विजिट कर लिया, हालांकि एक दिन पहले जंग लगी हुई है वहाँ पे, अब वहाँ क्यों चले गए आप वहाँ पे? अब आके स्टेटमेंट दे रहे जी हम शर्मिंदा हैं इस चीज़ के ऊपर। तो ये बात ये इसी चीज़ों को लेकर वो आगे अपना बयानिया लेकर आए कि एब्सोल्युटली नॉट। तो अब ये है कि आप शर्मिंदा भी हो रहे हैं अपनी कोई बात के ऊपर और अमेरिका के आगे घुटने भी टेक रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम उसके बगैर चल नहीं सकते। तो अब एब्सोल्युटली नोट वाला बयान तो मर गया ना, बात यू टर्न की नहीं है। नहीं शेख इट साहब, इज अ यू टर्न, इट इज अ यू टर्न व्हेन यू आर चेंजिंग योर यू टर्न तो ये है ना सर, यू टर्न तो ये नहीं, मैं नहीं बताऊं। शेख साहब, अब देखिए, अब आज थोड़ा सा आगे चलें। आप देखें मंसूर अली खान का प्रोग्राम था, उसमें ये इमरान खान साहब फरमा रहे थे, आप चेक कर ले, आप देख सकते हैं। जी जी। उसमें इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी बात ये है कि ये क्या नाम इसका, ये जो इंटेलिजेंस है अदारे हैं ये हमारे फ़ोन रिकॉर्ड करते हैं, तो ये अच्छी बात है, करना चाहिए। इनकरेज किया उन्होंने उस वक्त जब गवर्नमेंट में नहीं थे। ठीक है, एनकरेज करें। हमें कैसे पता चलेगा जी हमारा प्राइम मिनिस्टर मुल्क के साथ कैसा चल रहा है, क्या कर रहा है? ठीक है, तो ठीक है, आप हमने देखिए जब follow अपनी ऑडियो लीक्स आई है तो उनके बयान में कंट्राडिक्शन आ गया। ये ही इज अ मैन ऑफ यू टर्न, नो डाउट ही इज अ ऑनेस्ट मैन, बट एज वेल एज ही इज अ मैन ऑफ यू टर्न। तो ये काफ़ी बेशुमार इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं। जी, इशफाक साहब, मैं आपका खुद point। उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ। ठीक है, इंस्पायर हो, ही इज ऑनेस्ट मैन, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़ी चीजें एक्सपोज होती गई, पता चलता गया कि मतलब ये ऑनेस्टी चीज तो एक्सपोज नहीं हुई सर, ऑनेस्टी भी एक्सपोज हुई है कि वो नहीं, नहीं? ऑनेस्टी देखिए बात ये है, मैं बताता हूँ ऑनेस्टी। देखिए मैं तो अभी भी इस चीज़ का कायल हूँ कि ही इज़ अ ऑनेस्ट पर्सन, लेकिन वो थोड़ा सा एक दब्बा लग गया है। अब देखें वो फंड फंडिंग का केस आया हुआ है, वो फिर वो जो इन्होंने अपना रिंग, वो जो घड़ी वगैरह जो लेके अपना जो गिफ्ट अरबियों से मिला था वो दिया, उसमें भी चीज़ें चल रही हैं, कितने के लिए क्या बेचा। अभी देखें उसकी भी कुछ ट्रायल्स वगैरह कुछ मामला चल रहे हैं, इंक्वायरी चल रही है, उसमें भी देख लेंगे क्या होता है। लेकिन ये एक दब्बा लग सकता है उनके ऊपर, अगर ये ना लगे तो मैं समझता हूँ मरियम औरंगजेब साहिबा का तो बाद में ये भी स्टेटमेंट आई कि शायद उन्होंने तोशा खाना से कुछ चीज़ें निकाल कर वहाँ पर नकली चीज़ें रख दी, नकली चीज़ें रख। अब मतलब मकसद ये है कि देखिए इस तरह की स्टेटमेंट्स तो आ रही हैं। और जी इशफाक साहब आपका पॉइंट सर प्लीज। सर ये मैं सिंपल कहूँगा कि जो मैंने कहा था कि जब तक हम सच को सच और झूठ को झूठ नहीं कहना शुरू करेंगे उस वक्त तक हम सही ट्रैक पे ना मुल्क जा सकता है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम इन द कंट्री। सर मेरी हसरत है कि हम किसी दिन जो भी कोई चाहे हमारा मुखालिफ है, दुश्मन है, वो कोई अगर ऐसा कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको अप्रिशिएट करें। बिल्कुल। अगर कोई दोस्त है और वो गलत काम करता है या हमारे मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है तो हम उसको भी क्रिटिसाइज करें। ठीक है। जिस दिन हमने ये काम शुरू कर दिया उस दिन हम सही रास्ते पे चल पड़ेंगे, उस दिन हमारे अंदर
बर्दाश्त भी पैदा हो जाएगी और हम एक खुशहाल पाकिस्तान की तरफ अपना सफ़र इख्तियार करेंगे। अब आ जाए, आपने जो सर सवाल पूछा था अवाम के ऊपर। सर अवाम का अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में सर अवाम का एक ही सलूशन है कि अब जब तक अवाम में खुद अवेयरनेस पैदा नहीं होती, अवाम अपने हकूक़ नहीं जानती, हम अपने बच्चों को ग्रूम नहीं करते, ये सर हमें 10 से 15 साल प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। इसके अंदर हमारे हुक्मरान और अदारों का बराबर का रोल है। अगर हम ये सोचें कि हमारे हुक्मरान ठीक हो जाएंगे या अदारे ठीक हो जाएंगे, सर ये तो नामुमकिन है, ये मुझे तो नज़र नहीं आ रहा अगले 40-50 साल तक। हाँ, एक हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम अपने बच्चों को आज के जो हमारे प्राइमरी और 10th तक के बच्चे हैं उनको हम ग्रूम करना शुरू कर दें कि बेटा सच बोलना है और उनको डिसिप्लिन लाइफ सिखाएं, उनको बताएं कि फ्रॉड नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, अपने मतलब है कि नरम लहजा रखना है। जिस तरह बाहर के जापान के अंदर सर मैं एक छोटी सी एग्जांपल कोट करूंगा कि वो 5 साल तक बच्चे को स्कूल में पढ़ाते नहीं है, उसको सिर्फ एटिकेट्स सिखाते हैं कि हाथ कैसे धोने हैं, खाना कैसे खाना है, कपड़े कैसे के पहनने हैं। सर इधर हमारे देख लें जो स्कूलों में हालत है, बच्चे वो घर से वो टाट के वो कपड़े, आज भी गाँव में चले जाएँ, इंटीरियर सिंध में चले जाएं, पंजाब में और बलूचिस्तान और KPK में लोग वो घर से वो कपड़ा लेके जाते हैं नीचे बिछा के गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर, उधर बैठ के वो पढ़ते हैं। वो बच्चे जब पढ़ के ऊपर आएगा, आप समझ सकते हैं कि वो 21वीं सदी में मुकाबला कर सकता है जो चैलेंजेस आगे आ रहे हैं, जिस तरह के आगे दौर आ रहा है उसमें वो वाला बच्चा जाके वो उधर कैसे कम्पीट करेगा पूरी दुनिया के अंदर। तो इस वजह से सर इसके ऊपर हमें सबको मिल के बैठना होगा, हमें इख्तलाफात को बुलाना होगा। तो इमरान खान साहब के होते भी आया, जाहिर है अब मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप काफ़ी इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, उनके हामी भी हैं। उन्हीं की गवर्नमेंट में होते हुए आपने क्या खातिर ख्वाह देखा कि कौन से गवर्नमेंट स्कूल्स में कितनी चेंजिंग आपने देखी, या हमने क्या देखा? 4.25 साल का मौका उनको मिला, कोरोना भी था, सब कुछ था, उसके बावजूद आपने क्या देखा कि कितना उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया, एजुकेशन को और सब चीज़ों को? सर उन्होंने ये वाला कार्ड मिस किया, उन्होंने ये कार्ड मिस किया, ये मैं ओपनली कहता हूँ और मैं पहले भी ये बता चुका हूँ, ऑन एयर बता चुका हूँ कि ये कार्ड कौन सा कार्ड उन्होंने मिस नहीं किया वो बताइएगा। सर उन्होंने ठीक है फॉरेन पॉलिसी में, बाहर रिलेशनिंग में, बाकी जो अपने दोस्त ममालिक हैं उनके साथ तल्लुकात में उन्होंने बेहतरी की। उन्होंने सर 2 मिनट अभी मुझे दीजिएगा, 2 मिनट दीजिएगा। लेकिन सर उन्होंने जो कार्ड मिस किया वो एक हीरो पर्सनैलिटी थे। मैं थे या हैं? नहीं, अभी भी हैं। और मतलब है कि उस वक्त मैं उनकी गवर्नमेंट के टेन्योर की बात कर रहा हूँ कि सर उनके पास ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि उसमें उनको लोग फॉलो करते हैं और स्पेशली जो यूथ है वो उनको फॉलो करती है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड सर देख लें पीछे, क्रिकेट का, उसके बाद उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं लाइक शौकत खाना में नमल है, वो सर है। तो उनकी बात में एक वजन है और लोग उनको फॉलो करते हैं। तो उनको सर ग्रूमिंग, अपने बच्चों की ग्रूमिंग करनी चाहिए थी जो कि उन्होंने मिस किया। इमरान खान साहब को अपने बच्चों की ग्रूमिंग करनी नहीं सर, पूरी नेशन को, पूरी एज अ नेशन उनको ग्रूम करना चाहिए था। और बच्चों को इमरान खान साहब पे क्रिटिसाइज ये होता है कि उन्होंने शायद नेशन को, यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा चोर डाकू और इस जो ये स्टांसेस लेके और बहुत सी बातें जो सिखाई गई, ये एक परसेप्शन बना कि शायद इमरान खान साहब को ये नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने अपनी इतनी एनर्जी, अगर हम उनके पूरे टेन्योर में देखें और इवन टेन्योर के बाद और टेन्योर के दौरान उन्होंने जितना क्रिटिसाइज पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ को अपनी हर तकरीर में, हर जगह पे चोर डाकू का जो भी बातें की वो ना करते, कुछ पॉजिटिव काम कर लेते, वो एनर्जी को पॉजिटिव यूटिलाइज करते, तो शायद गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी बन जाता, शायद वज़ीर आज़म हाउस यूनिवर्सिटी बन जाता, शायद एजुकेशन थोड़ी सी इंप्रूव होती, आवाम के लिए कुछ बेहतरी हो जाती। शेख साहब, योर पॉइंट। देखिए, वही बात आपकी आ गई ना जो आपने इससे पहले क्वेश्चन किया था। मैंने यही आपको कहा था कि इज द मास्टर ऑफ यू टर्न। अब गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनानी तो फिर बना देते आप। प्राइम मिनिस्टर हाउस को बनाना तो बना देते, नहीं किया ना उन्होंने, तो वो अपने बयान से ही वो पीछे हट गए। लेकिन वो अब पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, उसको उन्होंने सीएम बनाया। मैं यही आपको बता रहा हूँ। देखिए, हम हैं बेसिकली डेमोक्रेटिक कंट्री है ये,
अच्छा, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। मैं बता रहा हूँ आपको ना, हमारी सोच तो यही है ना, लेकिन हम अमल से नहीं साबित कर पा रहे ना। ये बात ये है कि देखें आप, हम एक तरफ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए, ये भी इमरान खान की भी यही देखें ना, उनकी बात है, सब पॉलिटिशियंस की जी। अब एक तरफ वो देखें जो डिस्प्यूट है वो आप उठा के सड़कों पे आ जाए, लॉन्ग मार्च करने लग दें, धरना दे दें 126 दिन का। अब लॉन्ग मार्च, अब देखें बुलेट फायर हो गया, आप बैठ जाएं, आप अभी भी निगोशिएट कर लें, पार्लियामेंट में जाएं, दैट इज द अप्रोप्रिएट फॉर्म, वहां आप जाएं, लेजिस्लेशन करें आप वहां जाके। सर, उस पार्लियामेंट में जो लोग इस टाइम, जो पार्टी इस टाइम बरसर इक़्तिदार है, ये पार्टी पौने 4 साल इलेक्शंस का मुतालबा करती रही, अब वो खुद आके पार्लियामेंट में बैठ गए हैं। इस टाइम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, अब उन्हें इलेक्शंस की कोई रिक्वायरमेंट ख़त्म हो चुकी है। अब इमरान खान साहब इलेक्शंस की डिमांड पे आ गए और इनकी वो डिमांड ख़त्म, जिस पे इन्होंने महंगाई पे लॉन्ग मार्च किए, इन्होंने यहाँ पे गरीब के लिए लॉन्ग मार्च किया। आज महंगाई कहाँ है, आज क्या हो रहा है, ये हुकूमत क्या कर रही है, इस पर पॉइंट दीजिएगा सर। देखें बात ये है कि अगर आप कह रहे हैं ना कि जी इलेक्शन ये भी मुतालबा कर रहे थे, तो उस वक्त इमरान खान ने बात कौन सी मान ली थी कि फौरी इलेक्शन नहीं मानी थी ना। अब बात ये है कि ये इतना बड़ा स्टेक इन्होंने क्यों लिया, अपनी पार्टी की बका और अपनी बका इन्होंने दो पे लगा दी। केसेस माफ कराने के लिए नहीं लिया, मैं बताता हूँ आपको, ये देखें नैब को डिसेबल करने के लिए नहीं लिया सर, सॉरी सर, मैंने कहा नैब को डिसेबल करने के लिए इन्होंने इतना बड़ा स्टैंड नहीं लिया। देखिए केसेस माफ कराए नहीं गए, देखिए ये अपने मुफादात नहीं, मल्टी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। बात ये है कि इतने बड़े, देखें ये भी ऑब्जेक्टिव, ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, अगर ये भी ऑब्जेक्टिव था, बात ये थी कि देखिए ये चीजें अंधे को भी नजर आ रही थी कि एकदम हुकूमत को टेक ओवर करना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। जो हमारा यहाँ पे ये मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए हैं और जो हमारे मुल्क की महंगाई का तूफान यहाँ पे बरपा था, और हमारा जो देखे ना इमरान खान के दौर जब उनका जब ये टेन्योर आया, उससे पहले हमारा कुछ मेरा ख्याल है 2000 अरब या मतलब इन बिटवीन, मतलब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। लॉन्ग मार्च किया गया, आवाम को चूरन बेचा गया कि हम आपके लिए आ रहे हैं, हम आपको सस्ता पेट्रोल देंगे, सस्ती रिलीफ देंगे, हर चीज़ में से हम आपकी जो है वो हर तरह से रिलीफ लेके आएंगे। हुआ क्या? आज पेट्रोल प्राइसेस, डॉलर की कहाँ पे प्राइसेस है और क्या हो रहा है सर? अब मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, देखें बात ये है कि वो तो उन्होंने ये मुल्क की जो हम डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहे थे ना, फैटफ में नाम पड़ा हुआ था, तो वो ग्रे लिस्ट अपना फैटफ वालों ने जो ग्रे लिस्ट में नाम डाला हुआ था उससे बाहर निकलना था। उन्होंने सारा फोकस इसी के ऊपर रखा है। अब उन्होंने, आप यूँ समझें, अगर उनका इस ये फिनंशियल मामलात में कोई फेलियर हो जाता तो इनकी बका ख़त्म थी, ये सर्वाइव नहीं कर पा सकते थे ये जो PDM वाले या नून लीग वाले थे। बहरहाल बात ये है कि फर्स्ट चांस का यही था कि हमें मुल्क की जो अपना मुआशी हालात हैं इनको बेहतर करना है, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक। वन लास्ट वर्ड सर, वी हैव टू रैप अप द शो सर, प्लीज। शेख साहब, मैं एक सॉरी इनकी बात जो मैं जब इंटरप्ट करना चाहता हूँ, मैं ये बता दूं आपको, मैं ये कहता कि फॉरेन पॉलिसी भी उनकी ठीक थी। आप क्या मिस नहीं उन्होंने किया। बात ये है कि देखें, आप देखें फॉरेन पॉलिसी, हमें मुल्क दुनिया में उन्होंने तनहा छोड़ दिया। आप देखें अमेरिका के साथ एब्सोल्युटली नोट, ये आप सर हो गया। मैं उस चीज़ से आ रहा हूँ। बात ये थोड़ी सी ये थी कि आपने टर्की और मलेशिया के साथ जाके ये कह दिया कि जी हम OIC के तर्ज के ऊपर जनाब एक फोरम बनाते हैं और अपने जो ग्रीवेंसेस हैं हम मिलकर उसको हल करते हैं। आपको सऊदी अरब ने जो इमदाद दी हुई थी $2-4 अरब, उन्होंने कहा जी सुबह विड्रॉ कर दें। ये आप इस मामले को हल करने के लिए बादशाह साहब को जाना पड़ा। टाइम शॉर्ट सर, प्लीज योर पॉइंट लास्ट सर। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा एंड के ऊपर, ये शेख साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बहरहाल ये है कि ये जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में जो हमारी हुक्मरान जमात है या अपोजिशन है, जब से मतलब पिछले 30 साल से आप उठा के देखने इनके यही हमेशा लड़ाई झगड़े रहे हैं। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि खुदारा कभी तो आप बैठ के, ये जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स टेन्योर कंप्लीट नहीं कर सके, इसके अंदर इनका अपना कसूर है, किसी थर्ड पर्सन का कसूर नहीं है। मैं अपने दोनों गेस्ट का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। वी वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, इंशाल्लाह इस बात को दोबारा हम फिर किसी शो में कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, शो देखने का बहुत शुक्रिया, और आज जो हमारी डिस्कशन हुई, उम्मीद है कि इससे देखने वालों को, तमाम नाज़रीन को फ़ायदा होगा। हम हाजिर होंगे कल दोबारा एक नए इशू, नए गेस्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।